हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप जो चीज़ को पसंद करते हो उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा जो आपको हासिल है उसे पसंद करना सीखो। दोस्तों यह बात सोचने कृपया वक्त मत लगाइए कि आपको वक्त के साथ क्या करना है, नहीं तो वक्त तनिक भी समय नहीं लगाएगा वह तय करने में कि वक्त को आपके साथ क्या करना है। इसलिए दोस्तों ऑल दी बेस्ट, गुड लक, मेहनत कीजिए, एक जुनून रखिए, एक जोश रखिए, एक उम्मीद रखिए, एक उमंग रखिए और एक उमंग से पढ़ते जाइए। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पदार्थ के प्रकार का पार्ट 2 लेसन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ। दोस्तों ऐसा सोच के देखिए कि आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा, आज मैं कुछ पाऊँगा। दोस्तों ये सोच के देखिए तो बहुत मजा आएगा। हर टॉपिक को, हर एक बात को इंटरेस्ट लगा कर देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सबसे हल्का धातु क्या है, तो दोस्तों मैंने सारा बात बताया था, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मैंने सारा बात बता दिया था दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं सिर्फ। दोस्तों याद रखिएगा सबसे हल्का धातु होता है दोस्तों, वो होता है लिथियम। आप लोग कृपया करके जितने भी धातु हैं सबके संकेत को याद कर लें, या फिर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। किसी के पास ना हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें, मैं उनके पास अपना जो नोट्स वगैरह भेज दूंगा प्लीज़ दोस्तों। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूँ, शायद आपको फायदा के लिए होगा और फायदा जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए सबसे हल्का धातु क्या है दोस्तों, लिथियम। याद रखिएगा, नोट्स कर दीजिए। सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम। सबसे भारी धातु क्या है दोस्तों, तो सबसे भारी धातु है दोस्तों ओस्मियम। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो सोचिए एक अकेला इंसान पूरा दुनिया पर भारी पड़ा था, कौन, ओसामा। तो ओसामा से याद रखिएगा, ओसामा भारी पड़ा था, तो भारी कौन है, भारी का कौन है, ओसामा। तो ओसामा से याद रखिएगा ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी धातु। इसका फॉर्मूला संकेत क्या है दोस्तों, OS। याद रखिएगा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में जलने वाला धातु। दोस्तों आज तक तो आप लोग सुने होंगे कि धातु या कोई भी पदार्थ सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन आज मैं एक ऐसा तत्व का नाम बताता हूँ जो दोस्तों ऑक्सीजन रहे तो भी चलेगा, ऑक्सीजन ना रहे अगर नाइट्रोजन है तो भी चलेगा। कौन सा है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, दोस्तों वो धातु है जिरकोनियम। याद रखिएगा धातु का नाम क्या है दोस्तों, जिरकोनियम। याद रखिएगा जिरकोनियम, जीराकोनियम। इसका संकेत होता है दोस्तों ZR, इसका संकेत होता है ZR। उसके बाद है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त धातु। दोस्तों याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में जो धातु प्रयुक्त होता है वो जिरकोनियम ही होता है। जो धातु ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जलता है वही धातु नाइट्रोजन नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होता है। और इसके साथ एक और धातु को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, उस धातु का नाम है कैडमियम। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस धातु का नाम क्या है दोस्तों, कैडमियम। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जलने वाला धातु कौन है दोस्तों, जिरकोनियम। और नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त धातु, अगर आपसे पूछे नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त धातु तो कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जिंक। ऐसे करके एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त धातु तो आप याद रखिएगा जिंक ऐसे, और जी से याद रखिएगा जिरकोनियम, और क से याद रखिएगा कैडमियम। दोस्तों इस दोनों धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन 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 बताइए, पहला तो है जिरकोनियम, और दूसरा क्या है दोस्तों, कैडमियम। लिख लीजिएगा दोस्तों, दूसरा क्या है, कैडमियम, जिसका संकेत होता है Ct। दोस्तों जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई SSC CGL में, तो कोई IAS के एग्जाम में, कोई PCS के एग्जाम में। दोस्तों सारा क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके बताता हूँ दोस्तों, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। और धातु से रिलेटेड जितना क्वेश्चन मैं सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, प्लीज़ एक जुनून के साथ देखिए, एक उमंग जगाइए। चलिए जाग जाइए, चलिए देखिए। अब है अपरूपता दिखाने वाला धातु। दोस्तों आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो सुना होगा कि कार्बन है, कार्बन वही अपरूपता दिखाता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, मुख, हीरा, ग्रेफाइट, बाकी बहुत सारे होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं बताता हूँ कि धातु भी अपरूप दिखाते हैं, और पूरे धातु 92 धातु में से सिर्फ एक ही धातु जो अपरूप दिखाते हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों टीन है दोस्तों, वो अपरूप दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है परवल उपचायक। मतलब परवल उपचायक का मतलब होता है परवल ऑक्सीकारक। दोस्तों उपचायक की जगह पर ऑक्सीकारक भी लिख लीजिएगा, दोनों सेम है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक वही होता है जो सबसे हल्का हो। तो सबसे हल्का कौन है दोस्तों, लिथियम, मैंने बताया है। तो सबसे प्रबल उपचायक कौन होगा दोस्तों, लिथियम। हो गया। उस पर तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु मैंने कल बताया था दोस्तों, 5 ऐसे धातु हैं जो न जल से अभिक्रिया करते हैं न अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। कौन सा, सोचा पाता, सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम।
तो वही स्वतंत्र धातु है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सोनो चा पाता, सोना चांदी पारा तांबा प्लेटिनियम, सोना चांदी पारा तांबा प्लेटिनियम लिख लीजिएगा। उसका जो सोना गलता है दोस्तों, सोना बहुत कठोर होता है, रिजिड होता है, यह गलता नहीं जल्दी। लेकिन एक ऐसा पदार्थ का नाम मैं बताने वाला हूँ आपको जो गला देता है सोना को। दोस्तों गांव देहात में जब कुछ एक स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण जो सोना बेचने आता है, वो आता है और एक महिला से बोला कि मैं आपके सोना जितना गंदा सोना है मैं उसको साफ कर सकता हूँ। महिला बोली ठीक है कर दीजिए साफ। वो महिला अपना उतार के दी, सोना लिया, उसको साफ किया। साफ करने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आइए से पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। साफ करने के बाद ऐसा देखा कि सोने का जो पहले वजन था वो सोना का वजन घट गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों सोना ने उस सोना को, सोनार था, उस सोना को एक लिक्विड में रखा था। और वो पता है लिक्विड कौन था? वो लिक्विड था दोस्तों अम्लराज। वो लिक्विड कौन था दोस्तों? अम्लराज। और ये सोना को साफ तो करता है, साफ नहीं करता, सोना को गला देता है। और गलाएगा तो अशुद्धि मिट जाएगा ऊपर से, तो सोना साफ भी होता है, उसको गला भी देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी में नहीं गलता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसमें गल जाता है, तो दोस्तों उसका नाम है अम्लराज। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला याद रखिएगा 3HCl + HNO3। ये अम्लराज का फॉर्मूला है, 3HCl + HNO3। अम्लराज का फॉर्मूला, इसमें सोना गल जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिक प्रतिरोधी धातु, मतलब कौन ऐसा धातु है जो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग बिग बॉस देखें, बिग बॉस में इस बार का बिग बॉस सीजन में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे, बहुत ज़्यादा। उसमें एक थी लोपामुद्रा, लोपामुद्रा वो भी दमदार थी, लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा उनका नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अधिक प्रतिरोधी उत्पन्न धातु, ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा। लोपामुद्रा को आई थी जब, तो सबसे लड़ाई होता था उसका। बिग बॉस देखें, बिग बॉस में आपको पता होगा लोपामुद्रा का सबसे लड़ाई होता था, सबसे लड़ाई होता था। इसका मतलब रुकावट करती थी, रोध करती थी। तो प्रतिरोध की बात है तो लोपा याद रखिएगा आप। तो सबसे अधिक प्रतिरोधी धातु, तो सबसे अधिक प्रतिरोधी धातु कौन है दोस्तों? लोपा। लो से लोहा, पा से पारा, लो से लोहा, पा से पारा। तो याद रखिएगा सबसे अधिक प्रतिरोधी धातु कौन कौन है दोस्तों? लोहा और प्लस में पारा, ये दोनों सबसे अधिक प्रतिरोधी धातु है। अगला है एल्युमिनियम का पृथक्करण कब हुआ दोस्तों? एल्युमिनियम का जो पृथक्करण हुआ दोस्तों वो हुआ 1827 ईस्वी में सबसे पहला बार। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो क्या लिख दीजिएगा? 1827, याद रखिएगा। अब है प्याज और लहसुन में गंध। दोस्तों प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों पोटेशियम के कारण। ये तो पता ही होगा आप लोग को, किसके कारण दोस्तों? पोटेशियम के कारण। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? अब एक कैंसर इलाज में उपयोगी समस्थानिक। दोस्तों कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कैंसर के दो थेरेपी होते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो कीमियोथेरेपी होता है दोस्तों, उसमें कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करते जाइए। तो कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर का मंदक। दोस्तों मैंने बताया ऊपर कि नाभिकीय रिएक्टर में दो धातु प्रयोग होते हैं। मैंने बताया था ट्रिक, जिंक, जिर्कोनियम और कैडमियम। लेकिन अगर मंदक की बात है, मंदक, नाभिकीय रिएक्टर का मंदक किसका बनाता है दोस्तों? तो मंदक में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ कैडमियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कितने धातु का प्रयोग होता है? दो धातु का, एक जिर्कोनियम और दूसरा कैडमियम। लेकिन अगर मंदक की बात है तो सिर्फ कैडमियम का प्रयोग होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर का मंदक किसका बनाता है दोस्तों? कैडमियम का। कैडमियम का संकेत होता है Cd, Cd मतलब कैडमियम। तो इसको लिख लीजिएगा आप, Cd मतलब कैडमियम। और दोस्तों संकेत याद कर लीजिए क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। दोस्तों अपना व्हाट्सएप नंबर सबका कमेंट कर दीजिए। आज मैं एक से लेकर और जितने इंपॉर्टेंट है सभी तत्व के संकेत और उसका ग्रीक नाम मैं आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दे, प्लीज़ हमसे जुड़ जाएं प्लीज़ दोस्तों। अगला है दोस्तों वायुयान में प्रयुक्त धातु। दोस्तों वायुयान मतलब हवाई जहाज, उसमें प्रयुक्त धातु, उसमें कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो प्रयोग जानना है दोस्तों, बहुत ईजी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं कीजिए, आप याद कीजिए वायुयान को कौन उड़ाता है? तो वायुयान को उड़ाता है दोस्तों पायलट। तो पायलट से याद रखिए पैलेटियम, 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 ऐसे बोलते बोलते आपको मन में आएगा वो पीटी, पीटी प्लेटियम एक धातु होता है, ठीक है, प्लेटिनियम। तो लिख दीजिए, याद रखिएगा, याद रखिए पीटी से पायलट, पीटी से प्लेटिनियम। तो वायुयान हवाई जहाज उड़ाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? प्लेटिनियम, पीटी। उसके बाद दोस्तों फोटो विद्युत सेल में प्रयुक्त धातु, मतलब फोटो विद्युत सेल में किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? तो फोटो विद्युत सेल में दोस्तों जो धातु का प्रयोग होता है दोस्तों उसका नाम मैं दो नाम बताता हूँ, एक सीजियम है और एक सिलेनियम है। दोनों धातु का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है। दोनों याद रखेगा। फोटो विद्युत सेल में किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? फोटो विद्युत सेल, जैसे फोटो विद्युत सेल में किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? तो याद रखेगा सीजियम और नहीं तो सेलेनियम।
दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिए और रोज एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है रणनीति एवं नौका बनाने वाली धातु। तो दोस्तों रणनीति मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र में किस धातु का प्रयोग होगा दोस्तों? अब सोचने वाली बात है, धातु का प्रयोग होगा युद्ध क्षेत्र में, तो सबसे कठोर होता होगा दोस्तों। मैंने पिछले क्लास में बताया सबसे कठोर धातु कौन है, बताइए। सबसे कठोर धातु है दोस्तों प्लेटिनियम, जिसका वायुयान में प्रयोग होता है, वायुयान में पीटी सबसे कठोर धातु है। तो रणनीति में किस धातु का प्रयोग होगा दोस्तों? प्लेटिनियम में, क्योंकि कठोर होता है। अब फिर सवाल इसी में कि नौका बनाने वाले धातु कौन है? तो दोस्तों नौका बनाने वाली यानी नौ कहाँ रहता है दोस्तों? पानी में। और याद रखिएगा प से पानी, प से प्लेटिनियम, पानी में नाव पलटेगा, प्लेटिनियम याद रखिएगा प्लेटिनियम। तो दोस्तों नौका बनाने में उस धातु का प्रयोग है जिसमें जंग नहीं लगता है। तो जंग नहीं लगने वाला कितने धातु हैं? जंग उसी में लगेगा ना दोस्तों जो अम्ल से विक्रिया करेगा, जल से विक्रिया करेगा। तो दोस्तों मैंने 5 धातु बताया जो अम्ल से जल से विक्रिया नहीं करता है। कौन कौन है? सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम। अब सोच लीजिए, सोचने वाली बात मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम। तो सोना का तो नाव बनेगा नहीं, चांदी का बनेगा नहीं, कैसे कौन बनाएगा ये बताओ? चांदी का। उसके बाद पारा का बनेगा नहीं, गल जाएगा, डूब जाएगा क्योंकि पारा बहुत भारी होता है। और तांबा का बनेगा नहीं, तो बचा क्या? प्लेटिनियम। तो दोस्तों प्लेटिनियम का नाव बनता है। नौका बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? प्लेटिनियम का, क्योंकि जंग नहीं लगता है, संक्षारण नहीं होता है, तो याद रखिएगा प्लेटिनियम। अगला है शुद्ध लोहा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, शुद्ध लोहा क्या होता है? दोस्तों मैं बता रहा हूँ शुद्ध लोहा क्या होता है। दोस्तों शुद्ध लोहा वैसा लोहा को कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, उसे शुद्ध लोहा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा लोहा है दोस्तों? याद रखिएगा पिटवा लोहा। दोस्तों पिटवा लोहा में याद रखिएगा 0.12% से 0.25% कार्बन होता है और सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। और शुद्ध लोहा है सबसे पिटवा लोहा, इसमें कम कार्बन पाया जाता है, याद रहेगा। उसके बाद थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? थर्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों। जो पटरी होता है और ट्रेन जाता है, छुक ट्रेन। तो दोस्तों पटरी जब टूट जाती है तो पटरी को जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है, उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में लोहा और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो याद रखिएगा थर्मिट अभिक्रिया क्या है दोस्तों? तो पटरी को जोड़ने में प्रयोग होता है, पटरी, रेलवे पटरी जोड़ने में उपयोगी अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया। अब है लोहे की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों लोहे की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते होंगे, लोहे की कमी से जो रोग होता है दोस्तों उसे कहते हैं एनीमिया, ठीक है। एनीमिया, रक्त अल्पता। तो याद रखिएगा दोस्तों एनीमिया याद रखिएगा, ठीक है, रक्त अल्पता। और लोहे की अधिकता से रोग, दोस्तों लोहे की अधिकता से भी एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं लोहमता, लोहयमता। जानते हैं दोस्तों लोहयमता कैसे हो जाती है बीमारी? दोस्तों आदिवासी क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी क्षेत्र, वो सब लोहे के बर्तन में बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं और उस बियर के कारण उसके शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है और उसमें लोहमयता हो जाता है, याद रखिएगा। तांबा की वृद्धि से कौन सा रोग होता है दोस्तों? याद रखिएगा शरीर में जो धातु की मात्रा बढ़ जाए उससे बीमारी होता है। तो तांबा के वृद्धि से जो रोग होता है दोस्तों उस रोग को कहते हैं विल्सन रोग, याद रखिएगा विल्सन। तांबा की वृद्धि से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विल्सन रोग। उसके बाद है सोना को कठोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोना के कठोर बनाने में जो धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों उस धातु को इसमें मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए दोस्तों। या तो चांदी मिलाया जाता है और नहीं तो तांबा मिलाया जाता है। कितना भाग दोस्तों? 2%, 2 भाग। 24 भाग सोना में 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। अगला आता है सफेद सोना किसे कहते हैं दोस्तों? सफेद सोना कहा जाता है उसी को प्लेटिनियम, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत सिंपल है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर मतलब होता है पारा, याद रखिएगा पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। और जानते हैं दोस्तों पारा को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? जैसे सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरासन में डुबा कर रखा जाता है, वैसे ही पारा को रखा जाता है लोहा के बर्तन में डुबा के। और लोहा के बर्तन में रहता है उसके बाद वो अभिक्रिया नहीं करता है पारा किसी से, इसलिए पारा को लोहा के बर्तन में रखते हैं। तो अगला सवाल ये, पारा को रखा जाता है कहाँ? तो लौह पात्र में, लोहा के बर्तन में। अगला ट्यूबलाइट में होता है। ट्यूबलाइट में क्या होता है सलमान खान? ट्यूबलाइट में होता है दोस्तों पारा का वाष्प और अक्रिय गैस ऑर्गन। याद रखिएगा ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है दोस्तों? पारा का वाष्प, पारा नहीं, पारा का वाष्प और प्लस आर्गन अक्रिय गैस। उसके बाद कागज पर लिखने वाली धातु कौन सी धातु है जिससे कागज पर लिखा जाता है? तो दोस्तों कागज पर लिखने वाली धातु है दोस्तों वो है शीशा।
और ऐसे शीशा याद नहीं रखेगा तो नॉर्मल याद रखेगा कागज कागज कागज, कांच का से कागज, का से कांच या शीशा, वही बात है, या तो रहेगा ही। ठीक है, अगला है कुचालक धातु। दोस्तों कौन सा धातु है जो कुचालक होता है? मैंने तो बताया कि धातु सुचालक होते हैं। दोस्तों एक धातु है जो कुचालक होते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों शीशा, लेड। इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? Pb, याद रखिएगा शीशा, लेड। फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। दोस्तों जो फ्लैश मारते हैं बल्ब, उसमें दोस्तों मैग्नीशियम का तार लगा होता है, लेकिन मैग्नीशियम का तार अगर खुले हवा में रख देंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। इसीलिए मैग्नीशियम के तार को रखा जाता है नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में, और नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में भी रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो फ्लैश बल्ब के मैग्नीशियम तार रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में। अगला है अंडा खाना वर्जित है। नहीं, अंडा खा सकते हैं, वर्जित नहीं है, लेकिन हाँ चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। आप चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खा सकते। पता है क्यों? क्योंकि चांदी अंडा में पाया जाता है दोस्तों सल्फर, अंडा में पाया जाता है दोस्तों सल्फर, और चांदी और सल्फर में क्रिया करके उसके बाद चांदी में जंग लग जाता है, जिससे चांदी का चम्मच भी खराब। उसके बाद जो बनता है अगर खा लेते हैं तो उससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया होने के बाद जो एचएस कंपाउंड बन जाता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में काफ़ी हानि पहुँचाता है। यह हमारे शरीर में एक बीमारी उत्पन्न कर देता है, देहाती भाषा में इसे चमकुआ कहते हैं, जो स्किन पूरा टाइट होने लगता है, पूरा चमकुआ बीमारी। और दोस्तों मजे की बात है कि इस बीमारी के बाद आप खूबसूरत लगने लगते हैं, पूरा स्किन टाइट हो जाता है, आप खूबसूरत लगने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद स्किन पूरा फटने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों चांदी के चम्मच से अंडा मत खाएं, ठीक है? और चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों पता चल गया? तो दोस्तों यहाँ सवाल क्या है कि अंडा खाना वर्जित है किस धातु के? तो चांदी के चम्मच से, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। अगला है आशा धातु। क्या है दोस्तों? तो आशा धातु उसे कहते हैं दोस्तों, वो धातु जो कोई आशा दिखाए। पता है दोस्तों कौन? वो यूरेनियम, बहुत महंगा होता है। और जानते हैं यूरेनियम, तो याद रखिए आशा धातु कौन है दोस्तों? यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय धातु है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन यूरेनियम के बहुत समस्थानिक होते हैं। एक समस्थानिक इसका यूरेनियम का 9238, याद रखिएगा यूरेनियम 9238, ये रेडियो सक्रिय नहीं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इससे पूछा हुआ है कि यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय नहीं है? तो यूरेनियम 9238, याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय नहीं है। कहाँ मिलता है इसमें दोस्तों यूरेनियम? तो याद रखिएगा झारखंड में मिलता है, झारखंड में यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला है दोस्तों आइडियो कैसेट रिकॉर्डिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आइडियो कैसेट रिकॉर्डिंग जितने भी आएंगे, VHS, जितने भी MX प्लेयर, MP3 जो रिकॉर्डिंग जितने आते हैं दोस्तों, सभी में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, Cr, क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, Cr का, क्रोमियम का। अगला है दोस्तों जापान परमाणु बम। दोस्तों जापान परमाणु बम वह बम है जो जापान में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था। दोस्तों वह बम किसका बना हुआ था? एक धातु का बना हुआ था दोस्तों, किस धातु का? तो याद रखिएगा पोलोनियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा पोलियो जिंदगी देती है और पोलोनियम जिंदगी लेती है। तो पोलोनियम याद रखिएगा, पोलियो जिंदगी देती है, 2 बूंद जिंदगी के लिए जिंदगी देती है, और पोलियो देती है और पोलोनियम लेती है, क्योंकि इससे परमाणु बम बनता है पोलोनियम से। तो जापान में और दूसरे तत्व से परमाणु बम बनता है, अभी थोरियम से बनता है दोस्तों, यूरेनियम से बनता है, लेकिन जापान में जिस परमाणु बम का प्रयोग किया गया था 1945 में दोस्तों, वह पोलोनियम का बना हुआ था, याद रखिएगा। अब है दोस्तों फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों, तो फ्यूज एक मिश्र धातु के बना होता है। फ्यूज किस धातु का दोस्तों? याद रखिएगा फ्यूज Ct, शीशा टीन, याद रखिएगा, शीशा और प्लस टीन। दोस्तों ये हमारा हुआ लगभग 40 क्वेश्चन, और जितना मैंने क्लियर किया है दोस्तों उसे क्लियर निकालेगा क्वेश्चन तो 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, प्लीज एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आगे देखिए अगला है एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त धातु। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त जो धातु होता है दोस्तों, वो होता है प्लेटिनियम, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत मजबूत धातु होता है, तो होगा है वायुयान एयरक्राफ्ट मैंने बता दिया है। साइटोक्रोम में पाया जाता है दोस्तों, साइटोक्रोम में पाया जाता है दोस्तों लोहा, याद रखिएगा साइटोक्रोम में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? लोहा। अगला रेडियो सक्रिय तत्व बदलते हैं दोस्तों, जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो धीरे धीरे अपघटित होकर बदल जाते हैं शीशा में, लेड में, और यही जल में घुलकर, हमने कल बताया था विषैला धातु जल में घुलकर हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। तो रेडियो सक्रिय तत्व किसमें बदलते हैं दोस्तों? लेड में, शीशा में, याद रखिएगा Pb। अगला दोस्तों EU के द्वारा किस धातु को रोक लगाता है दोस्तों? EU यूरोपियन सेंटर, तो इसके द्वारा किस धातु पर रोक लगाता है दोस्तों? तो इसके द्वारा EU के द्वारा 2004 ईस्वी में, याद रखिएगा 2004 ईस्वी में
रोक लगा था, वो रोक लगा था कैडमियम पर। दोस्तों यह धातु बहुत प्रदूषण उत्पन्न करता है और अल्फा बीटा गामा रे बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसीलिए 2004 में EU के द्वारा कैडमियम पर रोक लग गया था, कैडमियम पे। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ सब दोस्तों IAS, SSC और PCC के लिए तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग के लिए। दोस्तों ये चारों की तैयारी करने वाले प्लीज पूरा एकदम कंठस्थ कर ले। अगला है दोस्तों भारी रेडियो सक्रिय तत्व कौन है दोस्तों? तो जो दोस्तों सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है दोस्तों वो है PU। याद रखिए सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। उसके बाद है पोलोनियम, उसके बाद है नाइट्रोम बना होगा दोस्तों। तो नाइट्रोम किसका किसका मिश्र धातु है दोस्तों? ये नाम नहीं छुपा है नाइट्रोम, देखिए NI नाम लिख लीजिएगा, NiCrome। NI मतलब निकेल, Cr मतलब क्रोमियम, क्रोमियम और E मतलब मैग्नीज और साथ में मिला दीजिएगा लोहा। ये चार धातु से मिलकर नाइट्रोम बनता है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। याद रखिएगा। आगे दांत घर नहीं पाया जाता है दोस्तों, सिंपल है, सबको पता है दांत घर नहीं पाया जाता है कैल्शियम। उसका लेड पेंसिल में लेड की मात्रा दोस्तों IAS का सवाल है और बहुत लॉजिकल सवाल है। सुनिए, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा होती है दोस्तों। जरूरी नहीं कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीर हो, पता है कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नहीं ना, वैसे ही लेड पेंसिल में लेड की मात्रा तो याद रखिएगा 0% नहीं होता है। अगला है मोम में रखी जाने वाली धातु। दोस्तों मोम में रखे जाने वाली धातु है लिथियम। लिथियम को मोम में रखा जाता है दोस्तों, लिथियम याद रखिएगा Li। अगला है B12 में कोबाल्ट का पता चला दोस्तों। सबसे बड़ी बात, विटामिन मतलब B के बहुत प्रकार है, B6, B3, B12, तो B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। इस बात का पता चला दोस्तों, एक प्रशिक्षण हुआ था, एक प्रयोग हुआ था। प्रयोग का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बोरेक्स बीड प्रयोग। दोस्तों इस प्रयोग के द्वारा पता चला कि बोरेक्स बीड प्रयोग, याद रखिएगा बोरेक्स बीड प्रयोग, बोरेक्स बीड प्रयोग, बोरेक्स बीड प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन IAS से पूछ चुका है। अगला है दोस्तों सबसे विषैला तत्व कौन है? दोस्तों सबसे विषैला तत्व वही है जो रेडियो सक्रिय धातु बहुत ज़्यादा भारी है, PU। दोस्तों सब लिख लीजिएगा, जो परमाणु जिससे बनता है मैंने बताया था PU, पोलोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे विषैला तत्व है, सबसे विषैला तत्व याद रखिएगा क्योंकि इसी का परमाणु बनता है, सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा गामा ही निकलता है। दोस्तों सारा लिख के कंठस्थ कर जाइए, याद कर जाइए। अगला है सर्वाधिक विद्युत धनी धातु। दोस्तों कौन ऐसा धातु है जिसमें जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? दोस्तों वह है सीजियम। इसका संकेत होता है CS, सीजियम। यह सर्वाधिक विद्युत धनी धातु है। उसके बाद है सिक्का धातु। दोस्तों ऐसा धातु जिससे सिक्का बनाया जाता है। दोस्तों सिक्का बनाया जाता है चांदी का, तांबा का और एल्युमिनियम का। दोस्तों कभी कभी बहुत कम मात्रा सोना का मिलाया जाता है सिक्का में, ये जान के आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। याद रखिएगा सिक्का में चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और सोना थोड़ा सा होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों IAS के लिए, अगर जो लोग IAS का तैयारी कर रहे हैं 100% क्लियर कर ही लीजिए क्योंकि IAS में दोस्तों हर साल एक क्वेश्चन से पक्का रहता है। मैंने एक ट्रिक बनाया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि जो पटाखे फूटते हैं दीपावली के दिन, छठ में फूटते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन में फूटते हैं दोस्तों, पटाखे का अजीब अजीब रंग होता है। कोई हरा रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है तो कोई लाल रंग का, कोई सफेद रंग का, कोई पीला रंग का। तो सवाल पूछ देगा कि जो कोई पटाखा है, कोई पटाखा है वो पीला रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है, तो बताइए इसमें कौन सा तत्व होगा? कोई पटाखा है हरा रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है, बताइए इसमें कौन सा रंग होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। मैं एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, ट्रिक को ऐसे याद रखिएगा। बहरा सर लाल होकर गए और लग अच्छा था कि 20 पीस दीप मांस खाकर लाली आ गई। दोस्तों याद रखिएगा बहरा सर ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा। बहरा सर लाल होकर गए, बहरा सर एकदम खुशी से लाल होकर गए। बहरा सर थे वो खुशी से लाल होकर गए और उनका लग अच्छा था, उनको मिल गया बीफ का मांस। सॉरी फॉर से, लेकिन ठीक है प्लीज। उनको मिल गया बीफ का मांस, वो भी मिला 20 पीस। किसका मांस मिला? बीफ का मांस मिला। वो एकदम खा गए तो खाने के बाद उनके चेहरे पे लाली आ गई। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? बहरा सर को देखिए ऊपर क्या कीजिएगा, 3 को कवर कीजिएगा, 1 2 3 कवर कर लिए और दूसरा लाइन में 1 को कवर कीजिएगा, फिर तीसरा लाइन में एक लाइन से 3 को कवर कीजिएगा, उसके बाद एक और कवर कर लीजिएगा, उसके बाद 1 को कवर कीजिएगा। दोस्तों जितना बोले इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। और दोस्तों बहुत हार्ड है दोस्तों, इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें। दोस्तों याद रखिए बहरा, तो बस याद रखिएगा बेरिलियम। देखिए मैं लिखता हूँ बहरा, तो दोस्तों ब से बेरिलियम और ह से हरा। इसका मतलब अगर बेरिलियम तक मिलाएंगे दोस्तों तो कौन सा रंग होगा? हरा रंग। लिख लीजिएगा बेरिलियम तक तो कौन सा रंग होगा दोस्तों? हरा रंग। और सर लाल, तो अगर सर से होता है दोस्तों स्ट्रांसियम। सर मतलब SR कौन सा तत्व का संकेत है दोस्तों? स्ट्रांसियम। दोस्तों स्ट्रांसियम
तो दोस्तों अगर स्ट्रांसियम हो तो कौन सा रंग होगा दोस्तों? लाल। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद लक 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 और लाल, कफ और कैल्शियम। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल रंग उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या, कौन सा तत्व होगा दोस्तों? कैल्शियम। लिखते जाइए, लाल रंग उत्पन्न होता कौन सा तत्व होगा दोस्तों? कैल्शियम। उसके बाद है 20 मतलब दोस्तों अगर एक और तत्व होता है दोस्तों बोरॉन। बोरॉन हो तो कौन सा रंग उत्पन्न होगा दोस्तों? 20 सफेद रंग उत्पन्न होगा। उसके बाद दोस्तों है 20 दोस्तों 20 इसको नोट करते जाइएगा प्लीज दोस्तों। पी मतलब होता है पीला, पीला और स मतलब होता है सोडियम। याद रखिएगा दोस्तों, पीला रंग कौन उत्पन्न करेगा दोस्तों? सोडियम। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ लिखते जाइए और फिर ट्रिक यूज कीजिएगा। बी फोर होता है दोस्तों बेरिलियम और बी फोर होता है दोस्तों बैगनी और P4 होता है पोटेशियम। मतलब बैगनी उत्पन्न कौन करेगा दोस्तों? पोटेशियम। और मफल होता है मैग्नीशियम और सल्फर होता है सफेद। मैग्नीशियम कौन सा रंग उत्पन्न करेगा दोस्तों? सफेद। मैं जैसे जैसे फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज लिख लीजिए। जो बेरिलियम है दोस्तों हरा रंग उत्पन्न करेगा। सल्फर है दोस्तों, स्ट्रांसियम है दोस्तों लाल रंग उत्पन्न करेगा। उसके बाद लाल रंग एक और रंग उत्पन्न करेगा दोस्तों, वो है कैल्शियम। उसके बाद दोस्तों बेरिलियम है और सफेद रंग उत्पन्न करेगा। और पीला रंग कौन उत्पन्न करेगा दोस्तों? सल्फर। उसके बाद दोस्तों बिस्मथ क्या बैगनी हो पोटेशियम उत्पन्न करेगा। फिर मैग्नीशियम और सफेद उत्पन्न करेगा। और लाल ही दोस्तों लिथियम है, लाल रंग उत्पन्न करेगा। दोस्तों प्लीज इसको लिख ले और मैं इसका जो नोट्स हूँ दोस्तों वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। प्लीज दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पूरा रवि ब्रिलियंट आईएएस।